नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों को। स्मैक के कारोबार में शामिल महिला समेत 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। पीजी की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, रूममेट की जगह दे रहा था एग्जाम। और निजीकरण के खिलाफ दूसरे दिन भी बैंक, एलआईसी और डाक विभाग का कामकाज रहा ठप। ट्रेड यूनियनों ने भी जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में स्मैक कारोबार करने वाली महिला समेत 5 लोगों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह में 2 महिला व 3 पुरुष शामिल हैं। इन सभी की गिरफ्तारी शेरपुर कब्रिस्तान के समीप से की गई है। बताया जाता है कि ये सभी मिलकर बड़े पैमाने पर स्मैक की खरीद बिक्री करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में काजी मोहम्मदपुर के सतपुरा मिल्की टोला निवासी राजवंती देवी, प्रियंका स्वरूप, सकरा थाना के भनगरी चंदन शाह, गौतम आनंद व शिवहर के कुंदन कुमार शामिल हैं। यह सभी स्मैक खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान सदर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 73 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया, जिसके बाद इन सभी को थाना लाया गया। वहां इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि वे लोग स्मैक का कारोबार करते हैं। गिरफ्तार 2 महिला कारोबारी रिश्ते में सास बहू है, जो मिलकर अपने घर से ही स्मैक का बिक्री करती हैं। जी, सदर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में स्मैक का कारोबार हो रहा है। सूचना का सत्यापन में सदर थाने की पुलिस वहां गई और सफलता मिली है। उसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष है जो अभ्यस्त है ये कारोबार में। कैसे ऑपरेट करती है महिला, इसमें कैसे ऑपरेट करती है? ये महिला है जो जब इसको कोई ग्राहक जब संपर्क में आता है तो फिर महिलाएं सड़क पर आकर पुड़िया वगैरह देती है। दोनों महिला एक ही जगह की रहने वाली है? जी, दोनों सास पुतु है। सास पुतु है दोनों जी। तो ये दोनों ऑपरेट करके घर से ही स्मैक बेचती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको ला के कौन देता है? ये अभी तो बता नहीं पाई है, कुछ बता नहीं रही थी वो इस बारे में, कहाँ से ला रहे थे। पुरुष का क्या भूमिका है इसमें? 3 पुरुष के पास भी स्मैक है, वो भी स्मैक का कारोबार करते हैं। इसका क्या सिंडिकेट कहाँ शहर से भी जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ अभी तक वो खुलासा नहीं हो पाया है। क्या क्या बरामद इनके पास? स्मैक है ओनली। कितना पुड़िया? और महिलाएं के पास से 25 और 15 है। और ये एक चंदन कुमार है लड़का, उसके पास से 25 पुड़िया है और 55 पुड़िया और है 2 लड़का। मतलब भारी मात्रा में स्मैक बरामद? जी जी। आगे की कार्रवाई आगे की जारी है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक रजनीश कुमार को विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सोमवार की दोपहर युवक को परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया था। वह अपने रूममेट की जगह गणित की परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र पर विलंब से भी पहुंचा और जबरदस्ती परीक्षा में शामिल हुआ। इस संबंध में केंद्र अधीक्षक ने विश्वविद्यालय थाने में सोमवार को एफआईआर कराई है। गिरफ्तार युवक समस्तीपुर के बंगड़ा थाना के कोठिया निवासी रजनीश कुमार हैं। वहीं फरार मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी राहुल कुमार उर्फ कुणाल और अमित कुमार उर्फ लवली हैं, जिसकी गिरफ्तारी को पुलिस छानबीन व छापेमारी में जुटी है।
हाँ, कौन दे रहा बोला था देने? हमारे हॉस्टल के सीनियर लोग बोल रहे थे, हमारे कैंपस में जो सीनियर लोग है वो लोग हमको कोई एक फंसा का- दिए गए। कोई एक का नाम होगा ना? अमित कुमार लवली, हीरा भैया, क्या बोला था वो? कि जाओ एग्ज़ाम दो। हाँ, किसके जगह पर? राहुल के जगह पर बोला क्या कि तुम जाओ अंदर, एडमिट कार्ड है, तुम जाओ। अच्छा, उसके बाद आप बैठ गए एग्जाम देने? हम गए तो हमें नहीं पता था कि किसका एग्ज़ाम देना है सो। अच्छा, तो कुंची का एग्जाम देने गए थे? हम तो बीएससी का स्टूडेंट, हमको पीजी में घुसा दिया गया था, हमको ज़बरदस्ती हमको गुमराह कर दिया गया था। कौन गुमराह किया? सारे बच्चे लोग। अच्छा, बता दिया है? एक लड़का धराया हुआ दूसरे के नाम परीक्षा दे रहा था, कौन चीज़ का परीक्षा? पीजी सेमेस्टर 2 के। अच्छा, तो उसी में मजिस्ट्रेट साहब इसको पकड़ के दिए हैं हमको। किसके जगह पर दे रहा था ये? राहुल कुमार। राहुल कुमार के जगह। मंगलवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन और बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के संयुक्त बैनर के तत्वाधान में हड़ताल के दूसरे दिन भी मोती झील स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो जवाहरलाल रोड सरैयागंज टावर होते हुए रेड क्रॉस एसबीआई बैंक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य अध्यक्ष नरेश राम ने बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार स्कीम वर्कर्स के साथ अमानवीय बर्ताव करते हुए 4 काला कानून लागू करना चाहती है। उसके विरोध में सभी कर्मियों ने 2 दिनों की हड़ताल की है, जिसका आज आखिरी दिन है। वहीं डाक विभाग कर्मियों ने हड़ताल के दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर प्रधान डाकघर में प्रदर्शन किया और आरएमएस कर्मियों ने भी हड़ताल को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए पूरे स्टेशन परिसर में विरोध मार्च निकाला। 10 केंद्रीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28 और 29 मार्च के 2 दिवसीय हड़ताल हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में जो कार्यरत है उनको न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित किया जा रहा है। उनको पीएफ, सामाजिक सुरक्षा, किसी तरह के अधिकार उनको नहीं मिला है। दूसरे तरफ जो जनप्रतिनिधि हमारे देश में हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट का मेंबर हैं, विधान परिषद का मेंबर है, तो 4-4 पेंशन उठा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ सरकारी विभागों में ठेका पर स्कीम के रूप में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन बिना, बोनस बिना, सामाजिक सुरक्षा के बिना काम करना पड़ता है। ये जो निजीकरण, उदारीकरण के कारण लोगों को तेजी से रोजगार समाप्त हो रहा है, रोजी रोटी। 2 दिवसीय आप लोगों ने हड़ताल की है, अगर इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? अगर ये सरकारें 2 दिवसीय हड़ताल के बाद हमारी बातें नहीं मानती हैं तो हम लोगों ने किसान आंदोलन से सीखा है। किसान आंदोलन ने सरकार को आंदोलन के बल पर, जुझारू और संघर्ष के बल पर उसको घुटना टेकने के मजबूर किया है और संसद से उनको कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया है। आज का यह केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन इसी उम्मीद और जुझारू अपने रुख पर कायम रखने के लिए आज रोड पर उतरा है। हमारी बातें सरकार नहीं मानती है और तीव्र से तीव्र आंदोलन किया जाएगा और बैंक, रेल, पोस्ट ऑफिस, खनिज, हवाई अड्डा, जहाज जो बेचा जा रहा है इसको रोका जाएगा और निजीकरण पर रोक लगाई जाएगी। सरकारी विभागों में जो खाली पद है उस पर भरा जाए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे और जीते हैं, जीतेंगे। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ एवं पोस्टल जेसीए के आह्वान पर 28 एवं 29 मार्च को अपने 23 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरे देश के डाककर्मी हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर रेल डाक सेवा एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल के तमाम डाककर्मियों ने अपने काम को बंद करके डाक सेवाओं को बाधित कर दिया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करना, कर्मचारियों का कार्यस्थलों पर शोषण दोहन, ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्रीय कर्मी का दर्जा देना, काल्पनिक लक्ष्यों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण दोहन करना सहित 23 सूत्रीय जो हमारी मांग है उनके समर्थन में आज पूरे मुजफ्फरपुर प्रमंडल में डाक सेवाएं बाधित है। 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को संदेश देने का काम कर रहे हैं
कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निजीकरण पर रोक लगाने, एनजीओ लाना बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर के तत्वाधान में दूसरे दिन भी बहलखाना से सैकड़ों की संख्या में निगम कर्मियों ने जुलूस निकाल शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए नगर निगम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि कर्मचारियों की मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो यह 2 दिन का हड़ताल चेतावनी है। इसके बाद लंबा हड़ताल पर जाएंगे। जुलूस में सैकड़ों निगम कर्मी मौजूद रहे। हम लोग का हड़ताल का 2 दिवसीय हड़ताल था राष्ट्रव्यापी केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ में, नीति के विरोध में। हमारा मांग है कि आउटसोर्सिंग निजीकरण पर रोक लगाओ, संविदा कर्मी का सेवा अस्थायी करो, इनका वेतन 18,000 से 21,000 करो, कस्टम वेतनमान का अंतर वेतन का भुगतान करो, अनुकंपा पर बहाली करो। ये सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार को इस 2 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से, आपके मीडिया का माध्यम से हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस मजदूर का मांग नहीं पूरा होता है तो हम जो है सो कि इसके बाद लंबा स्ट्राइक करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट में केस किया, हम लोग हड़ताल किए, हड़ताल से डर कर सरकार चल गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमको कहा कि 4 सप्ताह में हम आपका फैसला करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का आज 1 साल बीत गया और फैसला नहीं किया। तब मजदूर को अपना हक पाने के लिए हड़ताल के सिवा उसको कोई रास्ता नहीं है। एनजीओ को लाना बंद करो, एनजीओ को लाए भी हो तो उसका मजदूर का शोषण करना बंद करो, क्योंकि वो कर्मचारी को 5,000 रुपया तुम वेतन दे रहा है और 5,000 रुपया में ये सारे नगर आयुक्त हो या जो हो या मंत्री संतरी हो, सब उसका 5,000 रुपये कमीशन में खा जाते हैं। और ये गरीब मजदूर शहर सफाई करता है, शहर इसके ऊपर बसा हुआ है और आज 2 दिन हड़ताल हुआ। देखिए शहर का क्या स्थिति है। और आज टीपर खुला है, 50,000 का तेल का खेल होगा। काम कहीं नहीं होगा और तेल का खेल होगा और सारे जो बैठे हुए हैं इसके अरभारी प्रभारी वो तेल बांटने का काम करेंगे। इसी तरह सुने हैं कि तेल का खेल हुआ है और उसका भी अभी ताज़ा उदाहरण है। और आज हड़ताल में जब गाड़ी पर लेबर ही नहीं है तो टीपर खोल देने से क्या होगा? टीपर कहाँ काम करेगा? एनजीओ अपने कर्मचारी को खुश रखे हुए है, उसका 5,000 रुपया खा जा रहा है और उसको एक काम में भेजेगा और काम करेगा। वो भी समझ रहा है कि हमारा पैसा खा रहा है लोग। जब समान काम कर रहा है तो समान वेतन उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी आज 10,200 रुपया मिलना चाहिए। इसका कोई न पासबुक है, ये एक ठेकेदारी पड़ता है। ये कब पैसा लेकर भाग जाएगा? निदान आया था, निदान कैसे भागा? ईपीएफ काट रहा है, उसका न कोई कार्ड है न कहीं है और मजदूर का उस वेतन में से 1,000 रुपया काट करके और रख रहा है। आज जिस दिन भागेगा क्या ये पैसा नगर आयुक्त देंगे? नहीं देंगे, उस गरीब का पैसा जाएगा। तो इस तरह का स्थिति को लेकर हमारे कर्मचारी अलबलाए हुए हैं और आगे हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं ऑटो यूनियन की हड़ताल के दूसरे दिन भी मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने भी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला और समाहरणालय पहुंचकर जिला समाहर्ता को अपना मांग पत्र सौंपा। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू और अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि ऑटो यूनियन के जो 5 सूत्री मांगे हैं सरकार उन्हें जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो आगे ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर नहीं मानी गई तो आगे क्या? अगर नहीं मांगी गई तो हम लोग शांतिपूर्ण गाड़ियों का बंद करेंगे, प्रचालन बंद करेंगे और आगे हम लोग स्टेट लेवल पर इसका आंदोलन करेंगे। कोई समय सीमा निर्धारित है कि कब तक करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग मांग पत्र दिए हैं, जो सूचना आता है उसके बाद हम लोग आगे निर्णय लेंगे सभी टेम्पो चालकों के साथ बैठक कर करके। जो है सबसे पहले तो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत में जो है सो हड़ताल हो रहा है। हम लोग भी उसी कड़ी में आज हम लोग भी मुजफ्फरपुर जिले में हड़ताल का समर्थन करते हुए हड़ताल किए हैं। साथ ही हम लोगों का जो 5 सूत्री मांग है जिसका मांग पत्र हम लोग जिला समाहर्ता को दिए हैं। मांग में हमारा 1 नंबर में था कि नया जो मोटर एक्ट कानून लागू हुआ है उसको रद्द किया जाए। मांग नंबर 2 था कि जो भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है उसको GST के दायरे में लाया जाए जिससे कि पेट्रोल डीजल का मूल्य वृद्धि कम हो। तीसरा हमारा लोकल स्तर का मांग था कि स्टैंड में जगह जगह जो अतिक्रमण है उसको खाली करा के हम लोग को दिया जाए।
पड़ाव की व्यवस्था कराया जाए, ऑटो ठहराव का बोर्ड लगाया जाए। नहीं तो जगह जगह हम लोग गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है, ये कहकर कि अवैध पार्किंग है, तो हम लोग गाड़ी कहाँ लगा दें। चौथा हम लोगों का मांग था कि प्रदूषण के नाम पर जो गाड़ियों को हटाया जा रहा है पेट्रोल डीजल, उस गाड़ियों के चालकों को अनुदान दिया जाए कि वो कम से कम खरीद सके। टेम्पू चालक गरीब है, वो गाड़ी नहीं खरीद के भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं। पाँचवा हमारा मांग है कि शहरी आवास के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त मकान दे रही है, तो टेम्पू चालकों को भी मकान दिया जाए। इन्हीं सब 5 मांगों को लेकर आज हम लोग जिला समाहर्ता को मांग पत्र दिए हैं। साथ ही सभी हड़तालियों का हम लोग समर्थन करते हैं। चमकी बुखार AES को लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सतर्क हो गए हैं। ऐसे में इन बीमारियों से बचाव को लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। जिले में चमकी बुखार से बचाव के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर चमकी की धमकी शपथ पत्र के माध्यम से सभी विद्यालयों में दीवार लेखन किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों में जिले में AES, चमकी बुखार और मस्तिष्क बुखार के कई मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चमकी बुखार संबंधित शपथ पत्र के माध्यम से दीवार लेखन करवाने के लिए निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मस्तिष्क ज्वर को लेकर जिला स्तर पर बृहद तैयारियां प्रारंभ की गई है। देखिए, AES के लिए अपडेट हमारे पास ये है कि सबसे बड़ा जो मेजर जो हमारी कैपेसिटी है वो 100 बेड का हॉस्पिटल SKMCH में बना हुआ है। वहाँ पर बजाबते AC है और ऑक्सीजन की सप्लाई है और IV फ्लूइड की व्यवस्था है। मतलब आइसोलेटेड है, 100 बेड वहाँ पर है। इसके बाद हमारे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में यहाँ पर हम लोग 10 बेड बनाए हुए हैं जो जिसमें AC भी लगा हुआ है और सारी व्यवस्था है। इसके अलावा जितने भी हमारे PSC हैं, CSC हैं, इन सब में 2-2 बेड लगा हुआ है। वहाँ भी AC का व्यवस्था है और सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो अपडेट अभी यही हुआ है और फिलहाल आज के डेट तक तो मैं ही कह सकता हूँ कि AES का कोई भी केस अभी तक नहीं आया है। जो भी आप लोगों के द्वारा या कहीं और से न्यूज़ मिला है कि एक बच्चा मर गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये इसको भ्रामक समझिए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जनवरी में एक पारू का बच्चा इस तरह से आया था, लेकिन वो भी AES का केस नहीं था। मामूली कुछ बुखार आई होगी, कन्वर्सन हुआ होगा, लेकिन वो भी AES का केस नहीं हुआ, GE का केस नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं। देखिए, AES या चमकी बुखार प्रत्येक साल इसका प्रकोप होता है। इस बार ही हम लोग जनवरी माह से ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनज़र बहुत ही प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सभी पदाधिकारी अब पंचायतों में और वार्डों में निकलने लगे हैं। 385 पंचायतों को गोद लिया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग खासकर जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। ये प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था का इंतजामात किया गया है। साथ ही साथ सभी आवश्यक दवाइयों का भी इंतजामात है। सभी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। सारे PSC में हमारे AES वार्ड सहित अभी लगभग 250 से ऊपर AES वार्ड स्पेशली हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो कुल मिला जुला करके तैयारियाँ इस कदर है कि हम लोग इस प्रकोप का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। अब तक कितने मरीज हैं? इस साल यदि हम जनवरी माह से बात करें तो जनवरी माह से लेकर के अभी तक 3 AES नोन और 1 AES नोन मरीज भर्ती हुए थे SKMCH में, जिसमें कि अदर ज़िले के भी थे। मुजफ्फरपुर ज़िला का एक मरीज था पारू का, जो डिस्चार्ज होकर चला गया। आज के डेट में एक भी मरीज भर्ती नहीं है SKMCH में, तमाम अस्पतालों में भी। और आपको जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो जनवरी माह में एक मौत हुई थी। आज के डेट में किसी भी तरह का कोई मौत नहीं है और स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। मंगलवार को SDO पूर्वी और पश्चिमी के द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय में नीरा उत्पादक एवं बिक्री केंद्र शीतल रस जीविका नीरा उत्पादक केंद्र द्वारा नीरा उत्पादन सह बिक्री केंद्र आरंभ किया गया। इस बिक्री केंद्र का उद्घाटन समारोह में परियोजना प्रबंधक जीविका सहित कई जीविका दीदी मौजूद रही।
और लोगों को नीरा के लाभ के विषय में बताया गया। नीरा एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। उन्होंने बताया कि गया में ताड़ और खजूर की अच्छी उपलब्धता है, जिससे नीरा उत्पाद एवं बिक्री में लगे लोगों के लिए जीविकोपार्जन की अच्छी संभावनाएं हैं। इस नीरा उत्पादन एवं बिक्री केंद्र का उद्घाटन एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और एसडीओ पश्चिमी द्वारा किया गया। पूर्वी महोदय ने बताया कि नीरा का एक सिंबॉलिक उद्घाटन आज किया गया है। कल अनुमंडल पश्चिमी के तहत जो कुड़नी ब्लॉक है वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। मोतीपुर अन्य जगहों पर भी ये शुरू किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया हो गया है, करीब करीब 36 जगहों पर ये रन कर रहा है और हमें उम्मीद है कि अन्य जगह जहाँ पर इसकी पोटेंशियलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। विस्तार को लेकर कोई योजना है कि कुल कितने जगहों पे सेंटर बनाए जाएंगे? ये तो भविष्य के गोद में है और जहाँ जहाँ इसकी संभावना होगी वहाँ इसको हम लोग और एस्टेब्लिश करेंगे और खोलेंगे इस प्रकार। आज जो है अनुमंडल कार्यालय पूर्वी के अंतर्गत जो हमारा धरना स्थल के लिए जगह चिन्हित है, जस्ट उसी के बगल में हम लोग नीरा का स्टॉल का आज उद्घाटन भी किए हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों की जो नीरा जो है इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बीमारी है, लीवर, किडनी, दिस दैट, और जो भी आवश्यक मिनरल्स चाहिए उसमें सभी उपलब्ध है। इसीलिए सभी नागरिकों से हम लोग का अनुरोध है कि ठीक है ना, कि शराबबंदी के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसको 100% सफल बनाना है और नीरा का जो उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ जो फ्लेक्सी भी जो हम लोग लगाए हैं उससे क्या क्या फ़ायदा है, बहुत सारा जानकारी आज हम लोग को नीरा के बारे में भी खुद हम लोग पदाधिकारी होते हुए आज प्राप्त हुई है। और नीरा का सेवन भी हम लोग ने किया है, स्वादिष्ट भी है और बहुत सारी बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा और शरीर में जो भी आवश्यक मिनरल्स है उसकी बढ़ोतरी होगी। जैसे हीमोग्लोबिन भी किसी का अगर कम है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है ना, तो किसी का हीमोग्लोबिन अगर कम भी है तो उसके लिए सबसे बेहतर नीरा है। तो कुल कितना कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं इसको? आज तक हम लोग इसको उद्घाटन किए हैं और भी संभावना देख रहे हैं कि जहाँ भी हम लोग को जगह चिन्हित हम लोग करेंगे वहाँ जीविका दीदी के प्रयास से हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ नीरा स्टॉल का उद्घाटन हो और इसके बारे में लोगों को भी बताया जाए, जागरूक किया जाए कि स्वास्थ्य के लिए भी सबसे बेहतर है और इसका यूज करें। नीरा कलेक्शन के लिए कुल कितने कलेक्शन सेंटर बनाए? 193 बनाए सेंटर है पूरे जिले में। सन 1857 क्रांति के अग्रदूत स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सूत्रधार सिपाही विद्रोह के महानायक महान देशभक्त बलिदानी मंगल पांडे ने आज ही के दिन 29 मार्च 1857 को फिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत की थी और आज़ादी के लिए पहली गोली दागी थी। आज इस महान देशभक्त के सम्मान में नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सूत्रधार 1857 क्रांति के अग्रदूत सिपाही विद्रोह के महानायक बलिदानी मंगल पांडे को आज मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में बलिदानी मंगल पांडे की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में किया गया है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक, भारत के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। आज ही के दिन 29 मार्च 1857 को फिरंगी सरकार के खिलाफ मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्रथम शंखनाद मंगल पांडे ने किया था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत सभी धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पहले जो राइफल में गोली भरी जाती थी, जिसको हम टोटा भी बोलते थे, उस टोटे को लोग दांत से खींच करके निकालते थे और वह टोटा जानवरों की चर्बी से बना रहता था। इस कारण हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को आघात पहुंच रहा था।
लोग दांत से निकालने के लिए तैयार नहीं थे, उसी मुद्दा को मंगल पांडे ने पकड़ा और इसे मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान सभी को कन्विंस किया। पानापुर स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इस वर्ष भी RTE 2009 के तहत नर्सरी में 10 छात्र छात्राओं का नामांकन किया गया। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य सुबोध कुमार ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र के आलोक में इन कमजोर एवं लाभकारी समूह का विद्यालय में दाखिला लिया गया। उन्होंने बताया कि 35 बच्चों के अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। नियमों का पालन करते हुए लॉटरी के माध्यम से 5 लड़के और 5 लड़कियों का चयन कर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है। लॉटरी निकालने के दौरान स्थानीय मुखिया मदीना खातून, सरपंच मनोज पंडित, समिति सदस्य गणेश शाह, पानापुर हवेली की मुखिया प्रियंका कुमारी एवं अधिवक्ता महेश प्रसाद सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं में ऋषि, स्नेहा, आरव, शिवांश, रिया, सूर्यांश, ऋतिकेश, साक्षी, आरुषि एवं सोहानी शामिल है। हम RTE के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आए हैं। किस प्रोसेस में हुआ है ये मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे RTE के तहत फ्री में एडमिशन हो रहा है, फ्री में पढ़ाई किया जाएगा, इसलिए हमें पता चला। तो अपने बच्चों का जो भी सर्टिफिकेट हो, अपने हस्बैंड का जो भी सर्टिफिकेट हो, वो सब लेके आएँ। और यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के द्वारा मतलब जितने भी बच्चे हो उनका एडमिशन वगैरह किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद लॉटरी किया गया। उस लॉटरी में मेरे बच्चे का नाम आया तो मैं आज एडमिशन करवाने आई हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगा? हाँ, फ्री कॉस्ट पढ़ाई होगा। RTE के तहत एडमिशन कराने आए हैं। पता चला कि यहाँ पे RTE के तहत एडमिशन होता है, तो वही कल लॉटरी लगा यहाँ पे, तो वही यहाँ पे आज एडमिशन हो रहा है बच्चों लोग को। मेरा ही बच्चा का एडमिशन हुआ है, कोई फीस उस नहीं लगेगा। 8 तक पढ़ाई मेरा बच्चा यहाँ पे करेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई पैसा नहीं लगेगा। RTE में एडमिशन करवाए, कल लॉटरी लगा है, आज एडमिशन होगा और कोई फिर पैसा नहीं लगेगा, फ्री में 8 तक पढ़ाई होगा। RTE के तहत एडमिशन करवाने अपने बच्चे को 8 तक फ्री में पढ़ाई होगा। कैसे सिलेक्शन हुआ बच्चा का? ये पता चला, उसके बाद लॉटरी लगी, यहाँ पे फॉर्म सब अप्लाई की, जमा की, लॉटरी लगी। लॉटरी में मेरे बच्चा का सिलेक्शन हुआ और इसी के तहत एडमिशन हो गया। हाँ, हो गया। सर, RTE के तहत जो लॉटरी सिस्टम होता है हर साल यहाँ पे लॉटरी में निकला है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, कल लॉटरी में नाम आया है, तो इसी के तहत आ गया है एडमिशन करवाने। इसमें पैसा नहीं लग रहा है? जी नहीं। हाँ सर, ऐसा है ना कि कल हमारे पंचायत के इस पानापुर बंगड़ा में एक संत जोसेफ स्कूल चल रहा है कई वर्षों से आज, और इसमें RTI के तहत कल लॉटरी हुआ था, जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग, हमारे जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, कुछ गणमान्य व्यक्ति है जो स्कूल में आकर हम लोग साक्षात लॉटरी देखा। वैसे जो बच्चे निम्न वर्ग के लोग हैं, वैसे बच्चों को आज कई सालों से ये हमारी संत जोसेफ की ओर से शिक्षा दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी आसानी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुशी खुशी से हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग बहुत काफ़ी। We are very happy to announce that we have completed the admission procedure of 25% students in nursery class under RTE Act 2010. This year we had issued 37 registration form. Out of 35 forms we received, in which there were 19 boys and 16 girls. Since the number of students were more than our reserved seat, so we had to go for lottery प्रोसीड्योर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे RTE एक्ट 2010 के तहत इस बार भी हमारे स्कूल में बच्चों का चयनित किया गया है। कुछ लकी बच्चे चयनित हुए हैं।
इसको मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ उन बच्चे और अभिभावकगण को, और अभिभावकगण से मैं आशा करती हूँ कि वो अपने बच्चे को गृह कार्य अच्छे से करवाएं, साफ़ सुथरा भेजें। जीआरटी एक्ट के तहत बिहार सरकार का जो प्रावधान है कि अपने विद्यालय के शुरुआती कक्षा में 25% बच्चों का कमज़ोर व अलाभकारी समूह के बच्चों का एडमिशन लेना है, जो हमारे कुल संख्या का 25% होना चाहिए। इसी सिलसिले में डीओ साहब का एक पत्र आया जो 15/3/2022 का था। उनके आदेशानुसार एडमिशन की सारी प्रक्रिया हमें 30 मार्च तक पूरा कर उनके सेवा में लिस्ट उपस्थित करवाना था। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रचार प्रसार किया, नोटिस निकाला, डीएम साहब को भी खबर दिया गया कि अगर आप अपनी प्रतिनिधि भेजते हैं तो कार्य को संपन्न कराने में सुविधा होगी। पहले प्रचार प्रसार के बाद लोग आने लगे, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, उन्हें फॉर्म दिया गया। फिर वो फॉर्म जमा करने का एक डेट था 26 मार्च 3 बजे तक। सारे अभिभावक फॉर्म जमा कर गए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च को हम सारे अभिभावक, बच्चे और हमारे कमेटी के सदस्य, आसपास के गणमान्य लोग, विभिन्न पंचायत के मुखिया सब उपस्थित हुए। चूँकि सीट हमारे पास 10 था और आवेदक 35 से ज़्यादा थे, तो ऐसे में नियमानुसार हमने लॉटरी का आयोजन किया। लॉटरी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में नियम पूर्वक कराया गया और इस तरह से 5 बच्चे और 5 बच्चियां का चुनाव हुआ, जो इस विद्यालय में अब से लेकर अगले 13 बरस तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय के छात्र, शिक्षक, अभिभावक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह जानकर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा, हिंदी शिक्षक आशीष पांडे, कला शिक्षक धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को दिया। आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक पूरे देश में स्कूली शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत सभी छात्र, अध्यापक एवं उनके अभिभावकों द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं पर भारत सरकार की वेबसाइट डेवलप कर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2022 का आयोजन 1 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि हमारे भारत देश में आप एक बहुत बड़ा देश और यहाँ काफ़ी मात्रा में छात्र पढ़ते हैं और वो परीक्षाओं को भी समय समय पे देते रहते हैं। और ये परीक्षाएं, भारत में जो परीक्षाओं का समय रहता है वो आमतौर पे गर्मियों का समय रहता है, जब शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है। और परीक्षा को लेकर के छात्रों के मन में बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं, बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं। कभी कभी तो विशेषतः जो हमारे बोर्ड परीक्षाएं होती, परिषदीय परीक्षाएं होती हैं, उसको लेकर के बहुत सारे द्वंद्व और उनके मन में जो है उससे संघर्ष करने की असमर्थता कभी कभी आती रहती है। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए परीक्षा पे चर्चा नाम का कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा 2018 में शुरुआत की गई थी इसकी। और इसमें परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा में जो विशेषतः बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के तनाव को, उनके सारी समस्याओं को एक आयाम देने के लिए, उनको एक उपाय देने के उसमें संबंध में पूरे देश को संबोधित करने के, सारे छात्रों को संबोधित करने के संदर्भ में ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। हर साल ये प्रतिवर्ष जो है साल दर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले जब भी शुरुआत होती है, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा नाम के कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश भर के छात्रों के माध्यम से वो रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं, उन्हें उपाय बताते हैं, उनके द्वारा कुछ सलाह दी जाती है। और इन्हीं कार्यक्रम को साल दर साल होता रहा है, जो कि साल 2018 से शुरुआत हो करके 2019 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ। 2020 के उपरांत जैसे ही उन्होंने 2020 में जनवरी में उन्होंने 29 जनवरी को कार्यक्रम हुआ 2020 में, उसके बाद बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई और तुरंत फिर कोरोना काल आ गया। और कोरोना विगत 2 वर्षों से जो कोरोना काल का हमारा है, इसमें काफ़ी कुछ परीक्षाओं में बाधा भी आई। और उन बाधाओं के साथ साथ एक परीक्षा देने की नई समस्या है, जो ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के तहत
परीक्षा जो है वर्चुअल आधारित परीक्षाओं को देने का तरीका था, उस पर भी बात की गई विगत दो परीक्षा पे चर्चा संस्करणों में 2020 और 2021 में। यहाँ तक कि 2021 का जो परीक्षा संस्करण था वो 7 अप्रैल 2021 को हुआ, जबकि हमारे कोरोना की दूसरी लहर उसके जस्ट बाद ही आई और फिर बोर्ड परीक्षाओं और दूसरी परीक्षाओं को भी वहाँ पे कहीं ना कहीं निरस्त करना पड़ा। लेकिन उसके इस बार हमारा जो 2022 का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये हमारा 1 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उसमें वो किया जाएगा और उसमें सभी देश भर के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसका एक बृहद स्तर पे प्रसारण भी किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा, उसमें ऑनलाइन माध्यम से भी। और वहाँ पे परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम में बच्चे वहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, उनको चयनित करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में एक रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और उस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं, शिक्षक, बच्चे और अभिभावक भी, तो उसमें से चयनित हो करके जो विजेता होते हैं वो जाते हैं सीधे उनको वहाँ पे स्टेडियम में जो है सीधे प्रधानमंत्री से सम्मुख उनको अपने परिचर्चा का अवसर प्रदान किया जाता है। और इसी क्रम में जो हमारी परीक्षा पे चर्चा का जो 2021 में कुछ विषय दिए गए थे जो लेखन के लिए, उसमें जैसे छात्रों के लिए कुछ विषय था कि परीक्षा त्यौहार की तरह मनाएं, अतुल्य भारत यात्रा एवं खोज जैसे विषय था। फिर एक विषय था कि एक यात्रा खत्म होते ही दूसरे की शुरुआत, ऐसे विषयों पे लिखना था। और अभी हमारा देश जो है परीक्षा पे चर्चा को मनाने जा रहा है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा बच्चों को संबोधित किया जाता है। तो इस संदर्भ में हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर इस विषय पर लेख का जो रचना बच्चों द्वारा किया गया है उसके संदर्भ में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बच्चों को विभिन्न टॉपिक्स दिए गए थे जिस पर बच्चों ने अपना सुंदर लेखन प्रस्तुत किया है और आगामी 1 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को संबोधित किया जाएगा परीक्षा के चर्चा के ऊपर। चूँकि अगर मेरी राय पूछे तो ये एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए। ये सबका एक समावेश है जिससे अल्टीमेटली लाभ मिलेगा बच्चों को। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं इस कदम को बहुत ही सराहता हूँ और सराहता रहूँगा कि हमारे देश के मुखिया जो हैं ऐसे कार्यक्रम को लेकर आते हैं जिससे सभी लोग फ़ायदेमंद हो। इसको लेकर बच्चों की क्या तैयारी है? हमारे बच्चे जैसे पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, लेख में हिस्सा लेते हैं बच्चे और अपने विचारों को चित्र के द्वारा और अपने लेखनी के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो चयनित होकर दिल्ली भेजा जाता है। मंगलवार को मिठनपुरा स्थित द एलियन क्लासेज में बेसिक क्लास की शुरुआत की गई। द एलियन क्लासेज में क्लास 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को सहज तरीके से पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। द एलियन क्लासेज में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। द एलियन क्लासेज के डायरेक्टर ने बताया कि नीट या IIT की तैयारी कराने से पहले बच्चों के पर्सनल डाउट को क्लियर स्पेशल क्लासेस के द्वारा कराया जाता है। दूसरी चीज़ कि सर हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी अलग है। इसमें प्रत्येक बच्चों को बेसिक जो क्लासेस होती है सबसे पहले वो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे 6 to 10th के बच्चों को मैक्सिमम हम लोग 6 से ही बच्चे को ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी सारी बेसिक क्लियर रहती है। जब वो नीट के लिए जब प्रिपेयर करेंगे या IIT के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो उनकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जब वो उनकी बेसिक्स क्लियर रहेगी तब जाकर वो बेहतर कर सकेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। उनके सारे प्रॉब्लम्स जितने भी आते हैं उन सबको पर्सनल टीचर्स के माध्यम से उनका डाउट क्लियर कराया जाता है। पर डे उनकी डाउट सेशन लगाई जाती है। हर एक बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है जिससे बच्चे अच्छा कर सकें। हमारे पास अभी 12th की बैचेज चल रही है, जिसमें 2 बैचेज अभी हमारी फुल चल रही है, जिसमें तकरीबन 150 प्लस स्टूडेंट हैं हमारे पास। अभी 11th की एडमिशन होने वाली है और चूँकि रिज़ल्ट अभी आई है 11th की एडमिशन होगी। 12th में भी अभी लास्ट बैच में एडमिशन जारी है। उसके बाद मुझे लगता है कि 5 अप्रैल तक एडमिशन क्लोज कर दी जाएगी। मैं उन तमाम बच्चों को हमेशा अपने कोचिंग में इनवाइट करते रहता हूं जो बच्चे मेधावी हैं, जिनका बेहतर
करने का संकल्प है, जो आगे जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, तो वो सभी बच्चे स्वागत है। लोगों को, उन तमाम बच्चों को पहले 1 महीने की बेसिक्स क्लासेस दी जा रही है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो आकर फ्री बेसिक क्लासेस कर सकते हैं हमारे यहाँ, जिससे वो अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। बोचाहा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को भाजपा की नीतियों से अवगत कराते हुए आगामी 12 अप्रैल को होने जा रहे मतदान में सहयोग की अपील की। बेबी कुमारी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता खुश है। बिहार में डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास करने में जुटी है। दिन पर दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जोड़कर भाजपा को और मजबूत कर रहे हैं। बेबी कुमारी का जनसंपर्क अभियान बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के सहिला रामपुर पंचायत के हथौड़ी चौक, बलुआहा पश्चिमी टोला और दक्षिणी टोला सहित बलुआहा चौक तक चला। इस दौरान उन्होंने सिमरी बसंत गांव के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज के खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।